जय हिंद दोस्तों। अगर आप पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं 2026 में, 2027 में, 2028 में या कभी भी, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से मिलने वाली है। अगर आप एक पेज लेकर बैठेंगे तो आप सिलेबस पूरा नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, आपको सारी जानकारी अभी मैं बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्वावलोकन सीरीज हम लोगों ने हिस्ट्री की, पॉलिटी की कंप्लीट कर ली है, जियोग्राफी की भी आपको मिल जाएगी। पूर्वावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो यूपी पीसीएस में क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ, अगर आप 21 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, 21 प्लस हो गए हैं, तो आप क्वालिफाई हो गए हैं। ग्रेजुएट करना अनिवार्य है। ग्रेजुएट क्या है? जो आप 12th के बाद, मुझे उम्मीद है कि कई ऐसे भी बालक बालिकाएं होंगे, कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस गांव से हैं जहां उन्हें कुछ नहीं पता पीसीएस के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। ग्रेजुएट का मतलब है स्नातक। स्नातक का मतलब क्या होता है? आप अपने गांव में कहीं से बीए किए हों, आप बीएससी किए हों या बीकॉम किए हों, या इनके इक्विवेलेंट कोई चीज किए हों, क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं। अपने आसपास हम लोग भी देखते हैं, या तो बीए कर लेता है आदमी, या बीकॉम कर लेता है, या बीएससी कर लेता है मैथ बायो से। तो महत्वपूर्ण क्या है? कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप 33% से पास होने चाहिए। ठीक है, कोई फर्जी कॉलेज से डिग्री नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर आप किसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए उसी से पास हो। वरना कई बार आप ऐसे विद्यालय से भी पढ़ लेते हो जिस विद्यालय की कोई बिल्डिंग ही नहीं है, कोई कागज ही नहीं है, तो ऐसी विद्यालयों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, कुछ लोग सुनते हुए मिल जाते हैं। अब सच कितना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर स्नातक हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, किस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, तो आप पीसीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कब तक कर सकते हैं? तो 40 वर्ष तक तो ये सामान्य कैटेगरी जनरल वालों के लिए है। और मुझे लगता है 40 वर्ष तक अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद एससी एसटी ओबीसी के लिए भी आगे है मौका। लेकिन तब कब तक तैयारी करोगे? मतलब कहीं ना कहीं आप लग ही गए होगे, तब तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो हालांकि आप सामान्य वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र दी गई है। तो पहले ही अटेम्प्ट में कोशिश करो कि निकल जाए। 21 वाला याद रखो। यूपी पीसीएस परीक्षा कितने चरणों में होती है? तो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, और फिर होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या होता है? 2 पेपर होते हैं साहब, दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन के आगे आपको सर्किल करना होगा। तो ये होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। मेंस में आपको राइटिंग करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं, निबंध लिखना पड़ता है। सब कुछ अभी हम देखेंगे। साक्षात्कार जो 100 नंबर का होता है अंत में, तो वह तो आप जानते हैं इंटरव्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देख लेते हैं। तो मैंने बोला 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक सामान्य अध्ययन 1, एक सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन 2 को सी सेट कह देते हैं। दोनों 2-200 अंक के होते हैं। दोनों 2-2 घंटे में आपको पेपर देने को मिलता है। बस अंतर क्या है? सामान्य पेपर जो 1 है ना, अध्ययन सामान्य अध्ययन जीएस 1, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 अंक के होते हैं। और सी सेट जो है उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 200 अंक के हैं। तो बस इतना अंतर है, पहले में 150 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीसेट का जो दूसरा पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको काट पीट कर 33% अंक लाने अनिवार्य हैं। अनिवार्य मतलब इसमें 33% लाओगे तभी आप मेरिट में आओगे। इसमें कोई ये नहीं कहा जाता किसके ज्यादा आए किसके कम आए, ये लाइन सबके लिए एक समान है। ठीक है, इसके आगे सबको निकलना है 33% की लाइन। अगर इसके आगे जो निकलेगा उसको फिर जीएस 1 वाला जो पेपर है उसमें देखा जाएगा कितने लोग उसके आगे निकले। तो कट ऑफ किससे बनती है? कट ऑफ बनती है जीएस 1 के पेपर से। कितने लगभग कट ऑफ जाती है वह भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, जीएस 1 का सिलेबस, क्योंकि जीएस 1 का सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं।
अगर हम आपसे बोले तो ये करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? करंट अफेयर्स, जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, चाहे वह राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय हो या यूपी की ही क्यों ना हो, तो तीनों घटनाएं आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे यूपी की हो, भारत की हो या विश्व की हो। दूसरा है सब्जेक्ट भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री हम कह देते हैं। पूरा भारत की हिस्ट्री, चाहे प्राचीन भारत की हिस्ट्री हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे एक शब्द, एक लाइन अलग से लिखी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये क्या है? तो ये अलग से लिखा है, तो अलग से का मतलब ये महत्वपूर्ण होगा। पूरा भारत का इतिहास एक तरफ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक तरफ है। यानी कि पूरे भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला फेज है, या सही से बोले तो आधुनिक भारत का इतिहास आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। आप उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ऐसे कई आंदोलन पे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते रहते हैं। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है भूगोल। भारत का भी भूगोल, विश्व का भी भूगोल। लेकिन आप जनरली देखे होगे कि नदियां, पहाड़ यही सब पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तीनों पढ़ने हैं। यानी कि नदियां, पहाड़, पर्वत, कौन से देश की राजधानी क्या है, कौन से देश में कौन सी नदी बहती है, कौन से बंदरगाह हैं, ये तो पढ़ना ही है। साथ में कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, टेक्सटाइल कहाँ है, आयरन कहाँ से निकलता है, पेट्रोल डीजल के, तो ये इम्पोर्टेंट ये जो चीजें है ना तीनों, भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और पॉलिटी, ये चौथा में क्या लिखा है? पॉलिटी लिखा है, राज्य व्यवस्था। ये तीनों अगर हम देखें, ठीक है, ये तीनों अगर हम देखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पीवाईक्यू की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वही चीजें बहुत बार रिपीट हुई हैं, तो मैं आपको कहूंगा आप चाहिएगा, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा एक फोटो प्लेलिस्ट बनी हुई है, भारत का पूरा हमने इतिहास पढ़ाया है, हमने पूरा पॉलिटी करा दिया है। पॉलिटी की तो मैराथन भी है 15 घंटे की, पूरे 15 घंटे में पीवाईक्यू मैंने करा दिए हैं। आप उसको कर लोगे ना, स्टार्ट कर दोगे वहां से, तो बहुत क्वेश्चन वहां से आते हैं, सब लोग कहते हैं। आप भी जाकर के उसका लाभ उठा सकते हो। तीनों प्लेलिस्ट आप सेव कर लो, बाकायदा पूर्वावलोकन की किताब भी उसमें छपी है थंबनेल में, और लिखा भी है कि पूर्वावलोकन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों आप जाकर के अभी शुरू कर देंगे पढ़ना, रोज रोज थोड़ा थोड़ा। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास। इसमें आपका बजट हो गया, इसमें आपका इकोनॉमी स्टैटिक भी आती है, और उसके बाद बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया, स्कीम हो गई, जैसे धन धान्य लाभ योजना, या किसी प्रदेश की भी इसमें स्कीम पूछ दी जाती है। जैसे अभी जीविका बिहार की जो योजना है ना, बहुत चर्चा में है, तो अगर इस समय होता है एग्जाम, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आपको याद करना पड़ता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया। फिर आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान कहा जाता है। सामान्य विज्ञान 9th-10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। लेकिन यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी बहुत पूछा जाने लगा है। कौन सा हमने रॉकेट लॉन्च किया, कौन सा राफेल क्या है, पनडुब्बी कोई आई है, तो साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी। हालांकि यहाँ पर बायोलॉजी का भी महत्व तो ठीक ठाक रहता है, चाहे आप विटामिन देख लो, आप कोई रोग देख लो, तो ये सब थीम्स है जहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। तो ये हो गया अपना साइंस वाला पोर्शन। फिर आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। यह भी एक टॉपिक लगा हुआ है, इसके अंतर्गत भी बहुत सी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। आप नेशनल पार्क चाहे तो भूगोल के अंदर रखे, चाहे तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंदर रखे, जैव संरक्षित एरिया, बाघ टाइगर रिजर्व बोले तो, हाथी के रिजर्व बोले तो ऐसी भी चीजें भूगोल और पर्यावरण दोनों जगह आप रख सकते। IUCN की जो बुक्स होती हैं उसमें कोई पक्षी आ गया या कोई जानवर आ गया। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश विशेष, यहाँ से भी कभी कभी 6-7, कभी कभी 1-2, कभी कभी 9-10, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूँ तो लगभग 10 घंटे का टॉपिक होता है। हालांकि एक अलग से भी लोग पढ़ते हैं जनसंख्या, हालांकि वो इसी में समाहित हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग 2-3 घंटे की क्लास अलग से लेते हैं, क्वेश्चन वहां से भी काफी
पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जनगणना, सॉरी मैं जनसंख्या बोल रहा हूँ, जनगणना, जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत की भी जनगणना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं सी सेट में। तो सी सेट में क्या है, दूसरा वाला जो पेपर है, तो इसमें लिखा तो ऐसा कुछ है, बोधगम्यता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, तार्किक विश्लेषण, निर्णय लेना और समाधान करना, सामान्य मानसिक योग्यता, गणित की वैल्यू। अगर मैं इसको थोड़ा सा समेट दूं इजी भाषा में, तो मैथ आता है, मैथ बोले तो गणित, रीजनिंग आता है। मैथ वाले परेशान न हो, इतना टफ नहीं आता है, हालांकि मैथ नहीं भी करोगे तब भी हो जाता है, फिर भी कुछ क्वेश्चन मैथ के इजी होते हैं जो करने चाहिए। और फिर आपका पैसेज आते हैं, हिंदी, हिंदी अगर बोले तो हिंदी आता है, इंग्लिश आता है। अब हिंदी में पैसेज आते हैं, इंग्लिश में पैसेज आता है, विलोम आते हैं, तो हिंदी आसान होता है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। रीजनिंग भी आसान होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे अगर, तो ऐसे नहीं कि हाँ आज ही पेपर लिया और करने लगे, नहीं, आसान का मतलब है अगर आप पढ़ोगे तो आसान होता है, टफ नहीं होता अगर आप पढ़ोगे रोज। और फिर मैथ भी आप करोगे। अगर जनरली जिसका मैथ अच्छा होता है वो तो इसमें 60 प्लस करके ही आता है, मतलब क्वेश्चन सही 60 प्लस सही हो जाते हैं उसके। लाने कितने हैं, सिर्फ 33% काट पीट के, तो 33% लाने हैं, 60-70 आदमी करके आ जाता है, बढ़िया पेपर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ एक ये आता है अंतर्वैयक्तिक कौशल, इसमें भी अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप अभी अगर जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो वहां मैंने GS2 सीसेट वाला पेपर कराया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। तो मुख्य परीक्षा में क्या है, आपको 8 पेपर दिख रहे होंगे, 8 प्रश्न पत्र कुल होते हैं, ठीक है, 8 प्रश्न पत्र हो गए। पहला होता है सामान्य हिंदी का, अभी हम पूरा विस्तार से देखेंगे सिलेबस। सामान्य हिंदी का 150 मार्क्स का। एक होता है निबंध का पेपर, ये भी 150 मार्क्स का होता है। फिर ये 4 होते हैं जीएस के, जो आप अभी पढ़ के आए हो ना, GS1 प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में, वहीं के सब्जेक्ट इसमें होते हैं, कुछ सब्जेक्ट नए होते हैं, तो ये 4 पेपर अलग से कंसीडर किए जाते हैं। ये तो आपके यूपी स्पेशल के हो गए। पहले यहाँ पर वैकल्पिक विषय हुआ करता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, जो यूपीएससी का पेपर है वैसा ही पेपर था। अब यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाकर यूपी स्पेशल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1500 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है, इससे आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन 8 प्रश्न पत्रों को देख लेते हैं सिलेबस। तो आपका पहला बात करें तो हिंदी है, सामान्य हिंदी, इसमें क्या क्या आता है। तो पहले तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जैसे आप लोग अपठित गद्यांश हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना, ऊपर कहानी दी होती है और फिर नीचे क्वेश्चंस होते हैं, तो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरे में देखें तो व्याकरण है आपकी, बचपन में पढ़ के आए हो, संधि बचपन में पढ़ के आए हो, समास भी बचपन में पढ़े हो, तत्सम तद्भव भी बचपन में पढ़े हो, मुहावरा लोकोक्तियां सब बचपन में पढ़े हो। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये अगर मैं सही कहूं तो रटने वाला ज्यादा है, कि हस्त को हाथ कहते हैं, ठीक है, पानी को क्या बोलते हैं तद्भव तत्सम में, ऐसे प्रश्न आते हैं। मुहावरे, 2 और 5, 9 2 11 होना, तो ऐसे जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं वह सब इसमें आते हैं। सामान्य हिंदी का पेपर अगर आप बढ़िया स्कोर करोगे तो यहाँ पर आपको एडवांटेज होता है, तो यहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पत्र, रिपोर्ट लिखना, सारांश लेखन, अब आप जा रहे हो यूपी की किसी आधिकारिक जगह पर, तो आपको पत्राचार, लेटर आते हैं ना, तो वो लिखना, वो पढ़ना, वो ड्राफ्ट बनाना, वो सब चीजें आनी चाहिए। उसमें हिंदी का विशेष योगदान है, क्यों, क्योंकि भारत में आप उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वह हिंदी मानी जाती है मेन रूप से, ठीक है, तो हिंदी तो विशेष रूप से आपको आनी चाहिए। अब दूसरा पेपर आप कहोगे तो निबंध का है, निबंध 150 का, 700 शब्द में एक निबंध लिखना होता है। तो टोटल कितने लिखने होते हैं सर, टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं। 3 कैसे, तो ये 3 टाइप की चीजें लिखी हुई हैं। जैसे एक होगा खंड ए, एक खंड होगा बी, एक खंड होगा सी। इसमें कई निबंध दिए होंगे, ठीक है, कई निबंध दिए होंगे। हर जगह से आपको एक निबंध चूज करना है, यहाँ से एक निबंध चूज कर लिया, एक यहाँ से चूज किया, एक यहाँ से चूज किया, तो ऐसे आपको निबंध लिखने हैं।
अब ये किस घटनाओं पर होते हैं? तो पहला एक निबंध होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स पे कोई ऐसी बड़ी चीज चल रही है, वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा निबंध लिखने के लिए। दूसरा होता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषय, ये आप ऑलरेडी मेंस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जो हम जीएस के पेपर पढ़ेंगे, प्रीलिम्स पढ़ेंगे, वहां ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विषय पढ़ चुके हो, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमी वगैरह, वहां से एक निबंध लिखना है। और पर्यावरण विज्ञान तकनीकी साहित्य संस्कृति, यहाँ भी आप मेंस की तैयारी करते समय जीएस के पेपर्स में पढ़ते हो, सामान्य अध्ययन के पेपर में पढ़ते हो। तो ये दोनों तो सामान्य अध्ययन में पढ़ते हो, ये करंट अफेयर्स में पढ़ते हो। अगर मैं निबंध की बात कहूं, अगर ये सच है, क्या सच है, अगर आप मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करते हो, तो निबंध की तैयारी अपने आप होती चलती है। बस उस फॉर्मेट को आपको अडॉप्ट करना होता है, उस लेखन शैली को सुदृढ़ करना पड़ता है, उस लिखने के तरीके को सीखना पड़ता है, और कुछ निबंध पहले से मॉक टेस्ट के रूप में देखने पड़ते हैं। बाकी निबंध की तैयारी अलग से नहीं होती, फॉर्मेट वगैरह बस देखना पड़ता है कैसे लिखना चाहता। अब आते हैं पेपर 3 सामान्य अध्ययन का। हम मेंस के पेपर की बात कर रहे हैं इस समय। तो ये 200 अंक का होता है। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें इतिहास आता है, भारत का इतिहास। वहां हम प्रीलिम्स में देख रहे थे, प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ भारत का इतिहास था, लेकिन यहाँ आपको विश्व का भी इतिहास मिलेगा। यानी कि यहाँ बात करें तो हिस्ट्री है, लेकिन वह भारत की भी और विश्व की भी हिस्ट्री है, दोनों की इतिहास की बात की गई है। यहाँ भी जियोग्राफी है, वहां भी जियोग्राफी थी, वहां मतलब प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में। यहाँ भी भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों है, वहां भी दोनों था। बस यहाँ एक ऐसा नया सब्जेक्ट जुड़ेगा जो कि प्रीलिम्स में आपने नहीं पढ़ा था, वो है समाज। वहाँ क्या है, समाज। अब 3 सब्जेक्ट हैं सामान्य अध्ययन में, अगर हम मोटा मोटा कहें तो कौन कौन? एक तो भारत और वर्ल्ड की हिस्ट्री, यानी इतिहास पूरा विश्व का, भारत का। लेकिन विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ देंगे। उन्होंने लिखा है औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, हिटलर, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू यहाँ पर आपको बहुत मदद देंगे मेंस में भी। मेंस में पीवाईक्यू अगर आप विश्व इतिहास के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इतना टफ नहीं। जियोग्राफी और समाज, ठीक है। ये 3 हो गए सामान्य अध्ययन में, फर्स्ट में। अब सामान्य अध्ययन 2 की बात करें तो आप भारतीय संविधान देखोगे, शासन प्रणाली, न्यायपालिका वगैरह देखोगे, लोक नीति, लोक प्रशासन, अधिकार, उत्तरदायित्व, यानी कि यहाँ पर पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। और पॉलिटी तो आपने पढ़ी थी प्रीलिम्स में भी, प्रारंभिक परीक्षा में। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संगठन, यानी इंटरनेशनल रिलेशन। और एक है उत्तर प्रदेश की भी प्रशासनिक व्यवस्था। जब हम भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की भी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहां ये उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की बात हो रही होती है, समझ गए। तो यहाँ पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाएगी। आप नोट करते चलेंगे बेहतर रहेगा, चस्पा करो सामने अपने तो सही रहेगा, जहां पढ़ते हो वहां सामने लिख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा नंबर भी सबसे कम आते हैं इसमें। तो पहला तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि इकोनॉमी। क्या है, इकोनॉमी। इंग्लिश वालों को भी मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक कृषि औद्योगिक विकास, यानी कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। विज्ञान तकनीकी विकास, साइंस और टेक, ये भी हम फिल्म्स में पढ़ के आए थे। पर्यावरण पारिस्थितिकी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, ये भी प्रीलिम्स में पढ़ के आए थे। आपदा प्रबंधन, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बादल फट गया, भूस्खलन हो गया, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। बजट योजनाएं, अब इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में बजट भी आएंगी, योजनाएं भी आएंगी। उत्तर प्रदेश के भी बजट की बात हो रही है, भारत के भी बजट की बात हो रही है। और फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था की बात होगी, क्योंकि भारत की भी अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आते हैं सामान्य अध्ययन 4 पे। इसमें क्या है, इसमें आप बचपन में नागरिक शिक्षा पढ़ते होंगे, नागरिक शास्त्र पढ़ते होंगे। इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, आपकी ईमानदारी पे प्रश्न होंगे, सत्यनिष्ठा पे प्रश्न होंगे, एथिक्स पे प्रश्न होंगे, आपकी अभिरुचि पे प्रश्न होंगे। तो ये जो बढ़िया बढ़िया शब्द आपने पढ़े हैं ना, वह सब इसमें आएंगे। लोक सेवा के मूल्य क्या हैं, और मेन इसमें आएगा एक केस स्टडी पर आधारित प्रश्न। अब ये क्या है केस स्टडी पर आधारित प्रश्न, तो एक ऊपर कहानी दी गई होगी,
मान लो ऐसी कहानी दी गई होगी कि आप किसी जगह के एसडीएम हैं और आपके क्षेत्र में कुछ लोगों ने सड़क जाम कर दी है, कुछ किसान ले लेंगे या कोई भी धर्म के लोग, जाति के लोग ले लेंगे, उन्होंने सड़क जाम कर दी है, ठीक है। अब आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, आपको उनसे बात करनी है, आपको पुलिस के साथ जाकर उनसे वार्तालाप करके सड़क को खुलवाना है। आपके पास क्या विकल्प होंगे? तो एक विकल्प ये होगा कि हम चाहे लाठीचार्ज करवा दें, सिंपल सा। एक विकल्प होगा मैं वहां जाऊंगा, उनकी बातों को सुनूंगा। ऐसे आपके पास विकल्प होंगे, ठीक है। अब उसमें विकल्प के पॉजिटिव नेगेटिव बताने होंगे, विकल्प का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्योंकि सब आसान थोड़ी होता है ऐसे कामों में। आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे, सड़क जाम वगैरह होती है तो एसडीएम साहब, डीएम साहब, पुलिस वाले, कोतवाल साहब सब आते हैं समझाने, वहां के मुद्दे की बात हो जाएगी आपकी। अब आप उनमें से कौन सा विकल्प को चूज करोगे और क्यों चूज करोगे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ केस स्टडी में देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। ये पेपर आपको कहीं ना कहीं से करना पड़ता है, ठीक है, अलग पेपर है। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश विशेष, जो 7 और 8 दो पेपर लगाए गए हैं ऑप्शनल को हटाकर हाल फिलहाल में, वह उत्तर प्रदेश विशेष का है। अब इसमें उत्तर प्रदेश वालों को फायदा होता है, वो उत्तर प्रदेश विशेष है। अब इसमें क्या आएगा, तो उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश में साइंस टेक क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ। हिस्ट्री में क्या, तो हिस्ट्री में कौन उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति हो रही थी किस जगह से कौन लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही थी। तो उत्तर प्रदेश मतलब सब कुछ, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो सब कुछ, ठीक है। अब सब कुछ का मतलब, अब इसको विस्तार से आप जब देखोगे ना, गूगल पे सर्च कर लेना, इसको बहुत लंबा चौड़ा बताया गया है, वो तो ना यहाँ बताते तो वो टाइम बहुत लगता, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। तो आप गूगल पे जाना, ये पूरा डालना यूपी पीसीएस, यूपी स्पेशल, पेपर 7, पेपर 8, और वहां आ जाएगा बहुत विस्तार से। तो ये मोटा मोटा मैं बता दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यही सब चीजें इसमें नीचे पढ़ेंगी यूपी स्पेशल के लेकर, ठीक है। अब आता है मेंस, आप क्वालिफाई हो गए तो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, ये 100 नंबर का होगा। इसमें आपका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, आप क्वेश्चन देते समय कैसा बिहेव कर रहे हो, पसीना तो नहीं आ रहा, कोई भी समस्या आपके सामने रखी जा रही है तो भाग तो नहीं रहे उससे, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। 100 नंबर का होता है, यूपी पीसीएस में 100 नंबर का है, यूपीएससी में इसकी ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू तो तब जाएंगे आप जब पास कर लोगे मेंस। तो मेंस का पेपर होता है 1500 अंक का, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का होता है 1600 अंक का। फाइनल जो मेरिट बनती है, फाइनल जो कट ऑफ आती है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, वो इन 1600 से आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे तैयारी करो, तो पहले तो कंप्लीट सिलेबस आप लिखना शुरू करो, और अभी लिख लो, चाहे तो फिर से इसको पॉज करते हुए देखो और लिख लो और अपने टेबल के सामने लगा लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस हो है तो कहीं ना कहीं से आप तैयारी करोगे, कहीं ना कहीं से तो पढ़ोगे ना, तो उसके नोट्स बनाओ और हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने हाथों से। अब अपने हाथों से इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, तो पीवाईक्यूज पे फोकस करो। पीवाईक्यू आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है। वैसे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनने चाहिए। नोट्स जब बन जाए तो आप देख सकते हो कौन 1 स्टार है और कौन 5 स्टार है, जो हर बार पूछा ही जाता है। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की बहुत आवश्यकता होगी, और उसके बाद आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस दो, टेस्ट दो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। इतना अगर आप कर लोगे तो आप बेहतर परिणाम की तरफ अग्रसर होगे। अब अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में कितने नंबर की कट ऑफ जाती है, ठीक है, कितने नंबर की प्रीलिम्स में कट ऑफ जाती है। तो इस बार देखो अभी कट ऑफ की प्रोडिक्शन हो रही है, अभी एक्सेप्ट हो रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा। अभी आया तो है नहीं, 12 अक्टूबर को पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। उसका पेपर आप देखो जरूर, अगर आपको एग्जाम देना है आपको समझ में आएगा पेपर कैसा आता है, ठीक है। इस बार लोग बता रहे 85 प्लस माइनस जाएगी, लेकिन आप कितना मान के चलोगे, 85 नहीं, आपको 90 प्लस के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही। आपको कितना करके आना है, आपको 90 प्लस लेकर चलना है। 90 प्लस क्वेश्चन मुझे करेक्ट करके आने हैं। 150 में जब आप 135 के आसपास लोग कहते हैं अटेम्प्ट करो, अब 150 में 135 आप अटेम्प्ट करोगे
तो कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे। अब उसमें से गलत सही कट पिट कर आपके 90 प्लस अगर आ रहे हैं तो आप सुकून से रहोगे। वैसे तो हर साल कट ऑफ ऊपर नीचे होती रहती है ना, पेपर पे डिपेंड करता है, पेपर इजी है कि टफ है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप इतना अभी तो मान के चल सकते हो लगभग में, जैसे स्टार्टिंग में आदमी को पता नहीं होता ना कि 150 में लगभग कितना, तो आपको ये पता चल गया 90 मतलब, तो आप मान सकते हो 80 और 100 के बीच में, ऐसा भी मान सकते हो कि कुछ एक लगभग पता चल गया ना, कुछ तो पता चल गया, तो ये मान के चलो। बाकी ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और आप हमारे हिसाब से देखो तो पीवाईक्यू जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मजे से देखो उसे और इंजॉय करो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करो, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो। जय हिंद, जय